चलिए आज हम पढ़ेंगे सरल लोलक। तो सरल लोलक क्या होता है? तो देखिए, जब किसी पदार्थ के बिंदु सदृश कण को, ये भारतीय नहीं है, भारहीन है, भारहीन डोरी से लटका दिया जाए तो इस प्रकार जो हमारे पास तंत्र बनता है, प्राप्त होता है, उसको हम सरल लोलक बोलते हैं। क्या है? जब किसी पदार्थ के बिंदु सदृश कण को भारहीन डोरी मतलब उसका भार नहीं रहेगा, बिल्कुल लंबाई में ना बढ़ने वाली, से लटका दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त तंत्र सरल लोलक कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने इस पर भारहीन डोरी ली और इस पर एक बिंदु सदृश कण को लटका दिया, जिसको तो इस प्रकार जो तंत्र हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरल लोलक बोलेंगे। ठीक है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टी। आवर्तकाल को हम टी से दर्शा रहे हैं, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, ये एल है, एल अपॉन जी होगा। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर एल का मतलब है लोलक की प्रभावकारी लंबाई, ठीक है, और स्मॉल जी आपको पता ही है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला याद रखना है सरल लोलक का, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब देखिए, आगे हम देखेंगे लोलक का आवर्तकाल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो लोलक है उसका आवर्तकाल एक्चुअली में उसके फॉर्मूले में जो जो यूनिट है उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, या उन पर ही निर्भर करेगा। तो आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आगे लोलक के का आवर्तकाल टी जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो जो जो इसके फार्मूले में है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, फार्मूले में क्या क्या है? एक तो लंबाई है, तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगा। स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, दोनों ही बातों पर निर्भर करेगा। तो पहला देख लेते हैं, आवर्तकाल जो टी है तो लोलक की लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये जो है टी का एल के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो समानुपाती रिलेशन बन रहा है। तो इस प्रकार टी समानुपाती हो जाएगा स्मॉल एल अंडर रूट एल, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब जब, अब देखिए, टी समानुपाती अंडर रूट एल का मतलब है कि जब जब लंबाई बढ़ेगी तब तब क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ठीक है, और लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार हम हमारा T1 T2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T1 अपॉन T2 इक्वल L1 अपॉन L2 अंडर रूट में, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। और फिर दूसरा है T व्युत्क्रमानुपाती है जी के, अंडर रूट जी के, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था इसमें नीचे है ना जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी था, ठीक है। तो जी के साथ में ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन हो रहा है, तो ये टी व्युत्क्रमानुपाती 1/अंडर रूट जी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब जब जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा? कम होगा, और जी कम होगी तो टी का मान बढ़ जाएगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा T1 T2 का, वो कैसा बनेगा? T1/T2 बराबर G2 अंडर रूट G2 अपॉन G1 बनेगा,
ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो आवर्तकाल होगा लोलक का, वो उसकी लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगा और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, अर्थात सरल लोलक का आवर्तकाल कभी भी गोलक जो होगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। गोलक मतलब कि जो लटका हुआ था, जो बिंदु सदृश कण बोल रहे थे, उस पर निर्भर नहीं करेगा, वो भले ही कितने ही किलोग्राम का या ग्राम का हो। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है? किसी सरल लोलक की डोरी की लंबाई 5% बढ़ा देने पर उसका आवर्तकाल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? तो ध्यान रखना, परिवर्तन के लिए एक फार्मूला लगाते हैं। अगर 10% से अधिक के परिवर्तन आपको क्वेश्चन में दिए हैं तो हम एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं 10% तक के परिवर्तन के लिए या उससे कम के लिए। डायरेक्ट फार्मूला वो है, वो आपको याद रख लेना है। आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्रतिशत पर परिवर्तन, आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या है? 1/2 गुणा लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। ये 10% या उससे कम के परिवर्तन के लिए हम यूज कर सकते हैं। इससे हम डायरेक्ट उसका मान निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत से बढ़ेगा आवर्तकाल। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन क्वेश्चन में कितना दिया है? 5%। तो 5 रख देंगे, तो 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5%। तो अर्थात ये 2.5% से बढ़ेगा। ध्यान ये रखना है, ये 10% तक के परिवर्तन या उससे कम के लिए यूज करना है ये फॉर्मूले का। उससे अधिक के लिए अलग फार्मूला रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला है न्यूमेरिकल कि यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तथा उसके लोलक का द्रव्यमान m है, यदि लोलक की लंबाई को स्थिर रखते हुए द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो अब उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अरे भाई, लोलक का द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता आवर्तकाल। इसका मतलब है जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? क्या आएगा? वेरी गुड। तो 2 है, 2 सेकंड आएगा। ठीक है, 2 सेकंड ही आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो कितने ही गुना कर दे या कम कर दे, ज्यादा कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है झूले की गति। तो झूले से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं या फैक्ट बनेंगे वो देख लेते हैं। तो झूले की गति में पहला फैक्ट है कि किसी झूले पर कोई बालक झूला झूल रहा है, यदि बालक अचानक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, पहले तो मैं एक डायग्राम से आपको बता दूं कि ये रहा, एक झूले का डायग्राम बना देते हैं। ये झूला है, मान लीजिए। ठीक है, एक मिनट। ये झूला है। ठीक है, यहाँ पर कोई बालक बैठा है। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये इसकी लंबाई L हो गई। ठीक है, तो देखिए, यदि झूले पर कोई बालक झूला झूल रहा है, यदि अचानक वह खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। ये क्यों हो रहा है? जब वो खड़ा होता है तो क्या होगा? उसका जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ये खिसक कर कहाँ आ जाएगा? जब ये खड़ा होगा तो ये मान लीजिए खड़ा हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा बिंदु, खिसक कर। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखिए, आपको अभी मैंने बताया था लंबाई के साथ में क्या रिलेशन था? समानुपाती था टी का। टी समानुपाती √L। तो इसका मतलब लंबाई कम हो रही है तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। इसके उलट अगर देखें, यदि झूले पर बालक खड़ा होकर झूला झूल रहा है, यदि वह अचानक बैठ जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका उलट क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका मध्य बिंदु जो है तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, या प्रभावकारी जो लंबाई होगी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे झूले की गति के साथ में आवर्तकाल घटता बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी लोलक। ठीक है, सेकेंडरी लोलक क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सेकेंडरी लोलक वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड, उसे हम सेकेंडरी लोलक कहते हैं। और जो सेकेंडरी लोलक है उसकी जो लंबाई है, सेकेंडरी लोलक की लंबाई होती है 0.994 मीटर, 0.994 मीटर, या लगभग इसको हम 1 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स 1 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है, यदि किसी लोलक को थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए, थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो लोलक की डोरी में उत्पन्न तनाव क्या होगा। तो लोलक की डोरी में उत्पन्न तनाव होगा, क्या होगा, टी बराबर एम जी कॉस थीटा, टी बराबर एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, एक डायग्राम से देख लेते हैं। थीटा कोण से विक्षेपण का मतलब है थीटा कोण से उसको अपने स्थान से विक्षेपित कर दिया। मान लीजिए ये यहाँ पे था लोलक, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा कोण से यहाँ विक्षेपित कर दिया। तो देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर जब था मध्यमान स्थिति में, तो यहाँ पर W कितना mg कार्य कर रहा था, यहाँ पर फोर्स mg काम कर रहा था नीचे की तरफ। तो जब हमने थीटा कोण से इसको विक्षेपित किया, तो यहाँ पे ये थीटा कोण से हमने मान लीजिए विक्षेपित कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, इस पे 2-3 बल काम करेंगे। एक तो mg इसको नीचे की तरफ लाने के लिए प्रयास लगेगा, और एक यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, और एक बल लगेगा जो उसको उसकी पूर्व अवस्था में लाने के लिए लगेगा, वो लगेगा mg sin थीटा। कौन लगेगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार जो तनाव होगा डोरी में टी होगा, वो क्या होगा, mg cos थीटा होगा। कितना होगा, टी तनाव mg cos थीटा। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, लिफ्ट। लिफ्ट देख लेते हैं अगला, गतिमान लिफ्ट। तो देखिए, किसी गतिमान लिफ्ट में स्थित सरल लोलक का आवर्तकाल हमने पहले भी पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण में, तो यहाँ पे लिफ्ट के बारे में पढ़ना है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तो आवर्तकाल। अब देखिए, ए त्वरण से वो ऊपर की ओर गतिमान है तो आवर्तकाल क्या होगा। तो हमें पता है, चूंकि ए त्वरण से जा रही है तो ऊपर जाएगी, तो उसमें प्लस हो जाएगा त्वरण। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टी डैश इक्वल -2π√L/G+A। जो त्वरण है वो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाती है तब, और नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, अब देखिए मैं आपको बता दूं, निष्कर्ष ये निकलेगा, ये जी में प्लस जी में ए प्लस हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण में ये त्वरण क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मान जो है, जी का मान बढ़ जाएगा, और टी का क्या रिलेशन है जी के साथ में, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा,
आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? तो जी का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? ए त्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट में स्थित लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, किसकी तुलना में? स्थिर लिफ्ट की तुलना में। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष इसका उलट रहेगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो क्या होगा? अब जी में से माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो जी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेरी गुड। तो निष्कर्ष निकला, यदि किसी ए त्वरण से नीचे आ रही लिफ्ट में क्या होगा? स्थित लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, और तीसरा निष्कर्ष है कि मान लीजिए लिफ्ट का तार अचानक टूट जाए तो क्या होगा? ए बराबर जी हो जाता है उस स्थिति में, जब स्वतंत्र पूर्वक लिफ्ट गिरेगी तो ए बराबर जी है, तो जी की जगह ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? जी रखेंगे। तो जब इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगी स्टेप। तो फाइनली जीरो का हम जब भाग देंगे एक में या किसी भी संख्या में, तो फाइनल क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। इसका मतलब दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, है ना? या यूं कहें कि निष्कर्ष निकलेगा, लोलक अपना दोलन बंद कर देगा या लोलक लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। ठीक है, या वापिस ही नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट निष्कर्ष है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से गति करे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक समान वेग से जब गति करती है तब क्या होता है? तब ए बराबर शून्य हो जाता है, तो त्वरण शून्य हो जाएगा। तो जीरो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं है, वही का वही आ जाएगा। तो जितना स्थिर लिफ्ट में था आवर्तकाल उतना ही आ जाएगा। टी डैश बराबर 2 पाई √L/g। अर्थात निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा कि अतः लिफ्ट एक समान वेग से अगर गति कर रही है तो उसके आवर्तकाल में कोई भी चेंजेस या परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा जितना स्थिर लिफ्ट में था। ठीक है, ये हमारे लिफ्ट से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए हैं, सिद्धांत हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं। पॉइंट है, पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी सतह से ऊंचाई या गहराई पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अर्थात घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, धीमी चलने लगती हैं या महसूस होती हैं। तो ये कंसेप्ट भी वही है भाई, ऊंचाई या गहराई पे ले जाने पर स्मॉल जी का मान क्या हो रहा था? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा था। तो जी के साथ में क्या रिलेशन है? टी का व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, तो इसका मतलब जब जब गहराई या ऊंचाई पे ले जाएंगे तो जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा तो उसका आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो वो लेट राउंड में लेगी। ठीक है, तो ये घड़ियां ऐसी लगेगी मगर स्लो चल रही है। ठीक है, सुस्त हो जाएगी, धीमी। अब दूसरा है, चंद्रमा पर जाने पर जी का मान कितना हो जाता है? कम हो जाता है, G/6 हमने पढ़ाया था। तो यहाँ भी कम हो रहा है, इसका मतलब आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अतः घड़ियां क्या क्या होंगी? घड़ियां यहाँ भी सुस्त चलेंगी। आवर्तकाल जब भी बढ़ेगा तो घड़ियां सुस्त हो जाएंगी। ठीक है, वो सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आया? और लास्ट है, अंतरिक्ष में पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल टी बराबर अनंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में टी बराबर अनंत हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जी का मान शून्य हो जाता है अंतरिक्ष में। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो जब भी शून्य होगा तो मतलब ये न्यूनतम हो गया, तो आवर्तकाल अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्प्रिंग। कौन सा है? स्प्रिंग। इसको भी देख लेते हैं। स्प्रिंग, तो देखिए कुछ स्प्रिंग तो आपने देखी होगी, ऐसी होती है। एक मिनट,
ये स्प्रिंग है, मान लीजिए ये m द्रव्यमान है उसका। तो स्प्रिंग में क्या, ये स्प्रिंग m द्रव्यमान है इसका, ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ है। तो इसमें लिखा है एक हल्का स्प्रिंग जिसका बल नियतांक k है, कैपिटल K है, एक दृढ़ आधार से लटका है। इसके निचले सिरे पर हमने m द्रव्यमान का पिंड लटका दिया है या लटका है। यदि पिंड को खींचकर छोड़ दें तो यह SHM करने लगता है, तब इसका आवर्तकाल। तो ये सरल आवर्त गति करने लगेगा जब हम इसको खींचकर छोड़ देंगे तो, ठीक है। तो देखिए SHM में हमने पढ़ा था आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या था, T बराबर 2 पाई और क्या था ये, हाँ, अंडर रूट L अपॉन जी, जी क्या था बताएं, इतना ही था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसका नियतांक k है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्प्रिंग का वो बनेगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, क्या जाएगा m अपॉन k, ठीक है। तो आप को याद रखना है स्प्रिंग के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये क्या है, स्प्रिंग का नियतांक, बल नियतांक। अब देखिए एक फैक्ट है, यदि यदि k नियतांक के स्प्रिंग को n बराबर भागों में विभाजित कर किसी एक भाग से m द्रव्यमान का पिंड लटका दें तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो जब भी n बराबर भागों में करे वो k नियतांक वाले स्प्रिंग को, तो उसके लिए जितने बराबर भाग वो करता है ना, उसके आधार पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला है T बराबर T अंडर रूट T अपॉन अंडर रूट n है, तो इसको ठीक कर लेना, T अपॉन है ये, एक मिनट, T T डैश बराबर T अपॉन अंडर रूट n है ये। तो इसका मतलब n का मतलब है जितने वो टुकड़े कर रहा है, टुकड़ों की संख्या। तो मान लीजिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे सॉल्व। मान लीजिए किसी स्प्रिंग का आवर्तकाल T व बल नियतांक K है। यदि स्प्रिंग को 5 बराबर भागों में बांटकर एक टुकड़े से द्रव्यमान m लटका दिया जाए तो टुकड़े का आवर्तकाल क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जितने टुकड़े हैं उनको n की जगह रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, T बराबर T अपॉन अंडर रूट 5, यही आ जाएगा। क्लियर। मान लीजिए स्प्रिंग के 10 टुकड़े करे होते तो क्या आता आंसर, T बराबर 10, ये नहीं। मान लीजिए अगर 4 टुकड़े करें तो फिर जरूर क्या आ जाएगा, T बराबर क्या जाएगा, T अपॉन 2, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था SHM वो कंप्लीट हो गया।